नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि संजय राउत की पत्नी वर्षा को ईडी ने किया तलब। पात्रा चौल केस में बढ़ गई है मुसीबत। आपको बता दें कि पात्रा चौल जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी तलब कर लिया है। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बताया कि वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फिर से बिखर गया है विपक्ष। मायावती का एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को समर्थन बीजेपी पहले ही कर चुका है घोषणा। आपको बता दें कि भाजपा के विरुद्ध विपक्षी बिखराव की स्थिति एक बार फिर से सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बसपा प्रमुख मायावती ने राजग प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को समर्थन की घोषणा कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने भी राजग प्रत्याशी धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा की है। बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने भी पहले ही धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने तो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूरी रहने का फैसला किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राघव चड्ढा ने गुरुद्वारों के सरायों पर लगे जीएसटी को बताया औरंगजेब टैक्स। निर्मला सीतारमण से मिलकर वापस लेने की मांग। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्री और कई अन्य चीजों पर लगाए गए जीएसटी का विरोध कर रहा है। विपक्षी दल जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। इस बीच आप सांसद राघव चड्ढा ने भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो सराय बने हुए हैं उस पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सराय पर 12% जीएसटी लगाया गया है। इसको वापस लेने की मांग को लेकर राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री को एक पत्र भी सौंपा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र के इस कदम से श्रद्धालुओं को काफी कष्ट हो रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भुला के गिले शिकवे आजम से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, जाना सेहत का हाल। आपको बता दें कि राजनीति की जमीन पर नेताओं के बीच भले ही कितने भी गिले शिकवे हों, लेकिन जब निजी जिंदगी की बात आती है तो अक्सर उनके संबंधों में मधुरता दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही गुरुवार को हुआ जब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को सांस लेने में तकलीफ हुई और निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके पर सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंच गए, उनकी सेहत का हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल से बाहर आकर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि आजम खान की तबीयत ठीक है, उनका अभी इलाज चल रहा है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने सबसे बातचीत की, आजम खान से भी मुलाकात की और बातचीत हुई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले कि बीजेपी अपने तोते के जरिए विपक्ष को डरा रही है। आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, बल्कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, सीबीआई और आयकर जैसे अपने तोते के माध्यम से विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। राजद नेता ने कहा कि सरकार आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान राजनीति करने और समाज को सांप्रदायिक बनाने में अधिक दिलचस्पी है। वो चाहती है कि भाई भाई के खिलाफ लड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है, हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केजरीवाल ने पूछा क्या गुजरात चुनाव में अमित शाह को सीएम चेहरा बनाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से एक बड़ा सवाल पूछ लिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि आप गुजरात में तेजी से बढ़ रही है, भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है। क्या ये सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है? भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या भाजपा भी नाराज है? आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में देखी जा रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के अवैसी का बयान। बोले कि आरएसएस कहता है कि तिरंगे के 3 रंग हैं बुरे। पीएम मोदी बताए क्या ये सही है या गलत। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में भी तिरंगा लगाने की अपील की है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक बयान देकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए तिरंगे पर आरएसएस के विचारों को लेकर संघ से सफाई मांगी है। आपको बता दें कि अवैसी ने कहा है कि मैंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका आरएसएस का मुखपत्र है। 17 जुलाई 1947 को इसके एक संस्करण में कहा गया कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग भगवा होना चाहिए। संघ ने इसकी मांग की थी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो सही है या
गलत, उन्हें ये स्पष्ट करना। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आजादी के अमृत काल में नारी शक्ति को ही राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हमारा दायित्व। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अलग अलग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा है। मैंने श्रीमद रामचंद्र मिशन के समाज कार्यों को नजदीकी से देखा है। जब भी ये नाम सुनता हूँ तो मेरा मन आप सभी यानी कि श्रीमद रामचंद्र मिशन के प्रति सम्मान से भर जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास में महिला शक्ति के योगदान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना अब हम सभी का दायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार बहन और बेटियों के सामने आने वाली उस हर अड़चन को दूर करने में जुटी है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने बढ़ा दी टेंशन। बीते 24 घंटे में आए 19,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 53 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 19,893 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 1,36,478 हो गई है और इन्हीं 24 घंटे के अंदर ही 53 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5G टेलीकॉम सेवा आने से पहले बढ़ सकती है 4G सेवाओं की कीमत, 30% तक बढ़ोतरी संभव। आपको बता दें कि देश में 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत से पहले 4G के टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि कंपनियां 2022 में टैरिफ में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके बाद 5G के लिए प्रीमियम टैरिफ चार्ज किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को खत्म हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। 5G स्पेक्ट्रम में भारी निवेश को देखते हुए क्रिसिल रेटिंग को उम्मीद है कि कंपनियां 5G सेवाओं के लिए अलग अलग दरें चार्ज करेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि 5G के मामले में रिलायंस जियो सबसे मजबूत स्थिति में है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली NCR के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रहा है 28 लोकल ट्रेनें। आपको बता दें कि लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब लगभग 2.5 सालों के बाद लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से इसकी घोषणा भी की जा रही है। उत्तर रेलवे ने 65 अन्य लोकल ट्रेनें और 8 एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसमें से 28 ट्रेनें दिल्ली NCR के अन्य जगहों से चलेगी। पर यहाँ पर आपको बता दें कि इन सभी को फिलहाल अनारक्षित एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का दर्जा देकर चलाने का फैसला किया गया है। इससे दैनिक यात्रियों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है वो दूर होगी, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस का किराया देना पड़ेगा। वीरवार को घोषित अधिकांश ट्रेनें सितंबर के पहले सप्ताह से पटरी पर लौट जाएंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के समय सभी ट्रेनें बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे उन सभी ट्रेनों को ट्रैक पर उतारा जा रहा है। चीजें सामान्य हो चुकी हैं और रेलवे अपनी सभी ट्रेन ट्रैक पर उतार भी चुका है। जनता को सुविधा दे रहा है। इन ट्रेनों से उनकी कमाई पर भी असर पड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट, शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ उपायों पर मत्थापच्ची। आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को मंकी पॉक्स को लेकर एक बैठक बुलाई। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की इस बैठक में मंकी पॉक्स से निपटने के इंतजामों पर फिर से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स के अब तक 9 मामले सामने आए हैं, जबकि एक आदमी की इस संक्रमण से मौत भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि मौजूदा दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि भारत ने हमें जीवन की सांस दी है। आपको बता दें कि श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र को जीवन की सांस प्रदान की है। आपको बता दें कि विक्रमसिंघे ने संसद के तीसरे सत्र के दौरान सरकार का नीतिगत बयान पेश करते हुए ये टिप्पणी की है, जिसके दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों को सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि मैं आर्थिक पुनरुत्थान के हमारे प्रयासों में हमारे निकटतम पड़ोसी भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमें जीवन की सांस दी है। मैं अपने और मेरे लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार और भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर